नमस्ते। आप जहां से भी सुन रहे हैं आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। की टू कॉन्टेक्स्ट पर हमारे इस नए सफर के दूसरे पड़ाव में आपका स्वागत है। जी हाँ, ये एक नई जगह है, एक नया चैनल और ये हमारी दूसरी पेशकश है। तो पिछले एपिसोड पर जो आपका प्यार और भरोसा मिला, उसके लिए हम दिल से आभारी हैं। बिल्कुल। आज आपने हमें इसरो के इतिहास पर कुछ बेहतरीन स्रोत भेजे हैं और हमारा काम है इनमें से सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें निकालकर आपके सामने रखना। हाँ, तो आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो जुनून, जिद और सफलता का दूसरा नाम है। एक ऐसी कहानी जिसने करोड़ों भारतीयों को गर्व महसूस कराया है। हम बात कर रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की, यानी इसरो। बिल्कुल। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक ऐसा संगठन जिसके पास शुरू में मतलब दफ्तर तक नहीं था, वो दुनिया की स्पेस एलीट में कैसे शामिल हो गया। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी है या कुछ और भी है? हम सबने वो तस्वीर देखी होगी। हाँ, वो साइकिल वाली तस्वीर। हाँ, एक वैज्ञानिक है, साइकिल चला रहे हैं और उस पर रॉकेट का एक हिस्सा है। वो तस्वीर मतलब जब भी मैं उसे देखती हूँ मुझे हैरानी होती है। वो तस्वीर सब कुछ कह देती है ना? लेकिन उसके पीछे का जो संदर्भ है, उसे समझना बहुत जरूरी है। ये बात है 1960s की। आजादी के बस कुछ ही साल बाद। हाँ, देश भयंकर गरीबी से जूझ रहा है, भूखमरी है और 1962 की चीन से जो जंग हारी थी, उसके जख्म अभी ताज़ा हैं। हम अनाज तक बाहर से मंगा रहे थे। तो ऐसे में कोई अंतरिक्ष में जाने का सपना देखे तो लोग उसे पागल ही कहेंगे। तो फिर ये सपना देखा किसने? जाहिर है ये कोई आम लोग नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सपना देखा था डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे दूरदर्शी लोगों ने। मतलब विजन बहुत बड़ा था। इसको अंतरिक्ष अनुसंधान की क्या जरूरत है, पर हमें चांद या ग्रहों की खोज में अमीर देशों से मुकाबला नहीं करना है। अच्छा। हमारे लिए स्पेस टेक्नोलॉजी आम आदमी की समस्याओं को सुलझाने का एक जरिया है। वाह, मतलब विजन पहले दिन से ही बिल्कुल साफ था। मुकाबला नहीं, समाधान। इसी सोच के साथ 1962 में इनकोस्पार की नींव रखी गई। इनकोस्पार इसरो से पहले? हाँ, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसके अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। यहीं से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का, आप कह सकते हैं, आधिकारिक जन्म हुआ। और इसरो की इस कहानी में केरल के तिरुवनंतपुरम के पास एक छोटा सा गांव थुम्बा, उसकी एक बहुत अहम भूमिका है। हाँ, थुम्बा की कहानी तो किसी फिल्म जैसी लगती है। स्रोतों में इसका बड़ा दिलचस्प जिक्र है। उसे चुना गया क्योंकि वो पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत करीब था, जो रॉकेट लॉन्च के लिए एक मतलब आदर्श जगह थी। लेकिन वहां कोई बिल्डिंग, कोई ऑफिस था ही नहीं। तो टीम ने क्या किया? उन्होंने पास के कैथोलिक चर्च के बिशप से बात की और उनसे चर्च की इमारत को अपना पहला ऑफिस बनाने की इजाजत मांगी। कमाल है। और बिशप ने न सिर्फ इजाजत दी, बल्कि अपना घर भी उन्हें वर्कशॉप के लिए दे दिया। सोचिए, पहला दफ्तर एक चर्च था, पहली वर्कशॉप बिशप का घर थी। और कैंटीन? वो मछुआरों के घरों के पास ही चलती थी। ये तो किसी सरकारी स्पेस एजेंसी से ज्यादा एक स्टार्टअप कहानी लगती है। बिल्कुल। और इसी स्टार्टअप ने 21 नवंबर 1963 को अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट। और जैसा हमने उस तस्वीर में देखा, रॉकेट के कुछ हिस्सों को साइकिल पर और कुछ भारी हिस्सों को बैलगाड़ी पर लादकर लॉन्च पैड तक पहुंचाया गया था। हाँ, स्रोतों में लिखा है कि शाम के लगभग 6:30 बजे थे। आसमान पूरा सिंदूरी हो चुका था और जब रॉकेट ऊपर गया तो उसने नारंगी रंग का सोडियम वाष्प का धुआं छोड़ा, जो उस लाल आसमान में एक अद्भुत नजारा बना रहा होगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कोई बहुत बड़ा मिशन नहीं था। अच्छा, तो ये साउंडिंग रॉकेट होता क्या है? इसे आप ऐसे समझिए जैसे बड़े मैच से पहले नेट प्रैक्टिस। ये छोटे सस्ते रॉकेट होते हैं जिन्हें ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करने और नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बस ये देखने की एक कोशिश थी कि क्या हम ये कर भी सकते हैं या नहीं। हाँ, एक छोटा सा पहला कदम। लेकिन उस दौर में जब देश में इतनी समस्याएं थीं, इस कदम की आलोचना भी तो हुई होगी। बहुत ज्यादा सवाल उठाए गए कि जिस देश में करोड़ों लोग बेघर हैं, जिन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, वहां सरकार आसमान में करोड़ों रुपए क्यों फूंक रही है। और मजे की बात यह है कि ये सवाल आज भी पूछे जाते हैं। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि आज भी लोग गगनयान मिशन के 10,000 करोड़ के बजट पर सवाल उठाते हैं कि क्या चांद या मंगल पर सैटेलाइट भेजने से गरीबों का पेट भर जाएगा। और उसका जवाब डॉक्टर साराभाई और बाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों के पास था। उनका मानना था कि अगर हम आज ये कदम नहीं उठाएंगे तो कल अपनी जरूरतों के लिए हमेशा दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाते रहेंगे। चाहे वो कम्युनिकेशन हो, मौसम की जानकारी हो या देश की सुरक्षा। सही कहा, ये खर्च नहीं था,
ये भविष्य में आत्मनिर्भरता के लिए एक निवेश था। और इसी दृढ़ विश्वास के साथ 15 अगस्त 1969 को इनकस्पार को एक नया और ज्यादा शक्तिशाली रूप मिला, इसरो। जी, अब लक्ष्य बड़ा था। सिर्फ रॉकेट लॉन्च नहीं करना था, बल्कि अपना खुद का सैटेलाइट बनाना था। और उसे अंतरिक्ष में भेजने के लिए अपना खुद का लॉन्च व्हीकल यानी एक स्पेस रथ तैयार करना था। हाँ, और इस रथ का नाम था SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लेकिन इस बड़े सपने को एक बहुत बड़ा झटका तब लगा जब 30 दिसंबर 1971 को डॉक्टर साराभाई का सिर्फ 52 साल की उम्र में निधन हो गया। ये इसरो के लिए एक जबरदस्त झटका था। उनके सबसे बड़े विजनरी ही नहीं रहे। एक पल के लिए लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन उनकी टीम ने इस क्षति को अपनी ताकत बनाया और उनके सपने को पूरा करने की ठान ली। 1975 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट तो बना लिया, लेकिन उसे लॉन्च करने के लिए हमें सोवियत संघ की मदद लेनी पड़ी। हाँ, असली चुनौती अभी बाकी थी, अपना खुद का लॉन्च व्हीकल बनाना। और वो चुनौती आसान नहीं थी। अगस्त 1979 में SLV-3 की पहले उड़ान भरी गई, जिसके मिशन डायरेक्टर डॉक्टर कलाम थे, लेकिन वो मिशन फेल हो गया। हाँ, लॉन्च के सिर्फ 317 सेकंड बाद ही एक वॉल्व में खराबी आ गई और रॉकेट कंट्रोल से बाहर होकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। सोचिए उस टीम का माहौल कैसा होगा। सालों की मेहनत कुछ ही मिनटों में समुद्र में समा गई। मीडिया ने तीखी आलोचना की। डॉक्टर कलाम ने अपनी किताब में लिखा भी है कि वो बुरी तरह टूट चुके थे। तो फिर टीम इससे उभरी कैसे? यहाँ लीडरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण मिलता है। उस वक्त इसरो के चेयरमैन थे प्रोफेसर सतीश धवन। वो खुद मीडिया के सामने गए और कहा, हाँ, हम असफल हुए हैं, लेकिन मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है और हम अगले साल जरूर सफल होंगे। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। बिल्कुल, ये होती है असली लीडरशिप। और उन्होंने अपनी टीम को टूटने नहीं दिया। इसरो का रवैया था, हम कभी हारते नहीं, या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं। और उन्होंने सीखा। बिल्कुल। ठीक एक साल बाद 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने सफलतापूर्वक रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। और उस दिन भारत उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया जिनके पास अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता थी। आत्मनिर्भरता की पहली बड़ी जीत। बिल्कुल। तो SLV-3 की सफलता ने ये तो साबित कर दिया कि भारत सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है, लेकिन वो एक छोटी गाड़ी थी। हाँ, अब इसरो को बड़े और भारी सैटेलाइट भेजने थे। तो इसके लिए उन्हें एक भरोसेमंद ट्रक की जरूरत थी, और वो ट्रक बना PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और दिलचस्प बात यह है कि 1993 में इसकी पहली उड़ान भी असफल रही थी। फिर से असफलता। हाँ, लेकिन इसरो अब तक असफलताओं से सीखना जान चुका था। 1994 में अपनी दूसरी ही उड़ान में PSLV सफल रहा, और उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो इसरो का वर्कहॉर्स बन गया। इसके कारनामे तो कमाल के हैं। 60 से ज्यादा उड़ानों में सिर्फ 2 बार ही असफल हुआ है। सही कहा। इसने 300 से ज्यादा विदेशी सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। 2017 में एक ही उड़ान में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। हमारे चंद्रयान 1 और मंगलयान को भी इसी ने लॉन्च किया। ये इतना भरोसेमंद है कि मजाक में कहा जाता है, मुझे आप पर पूरा PSLV है। बिल्कुल। लेकिन इस भरोसेमंद ट्रक की भी अपनी सीमाएं थी। ये भारी सामान को बहुत ज्यादा ऊंचाई तक नहीं ले जा सकता था। अच्छा। उसके लिए आपको एक भारी भरकम कार्गो प्लेन की जरूरत पड़ेगी। और वो कार्गो प्लेन था GSLV। एकदम सही, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लेकिन इस प्लेन का इंजन बनाना, यानी क्रायोजेनिक इंजन, बहुत मुश्किल काम था। क्रायोजेनिक इंजन ये क्या होता है? इसमें लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को -250 डिग्री सेल्सियस जैसे सुपर कूल तापमान पर इस्तेमाल किया जाता है। ये तकनीक बहुत शक्तिशाली है, पर इसे संभालना मतलब आग को मुट्ठी में बंद करने जैसा है। और यही कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। हमें ये टेक्नोलॉजी किसी और से मिल रही थी, है ना? हाँ, 1991 में रूस हमें ये तकनीक देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन तब दुनिया के बिग बॉस अमेरिका को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने डील रुकवा दी। हाँ, रूस पर दबाव डालकर ये डील रुकवा दी। सिर्फ इतना ही नहीं, 1992 से 1994 के बीच अमेरिका ने इसरो पर प्रतिबंध भी लगा दिए। प्रतिबंध क्यों? क्या उन्हें डर था कि भारत इस टेक्नोलॉजी से मिसाइल बना लेगा? बिल्कुल, उनका यही डर था कि अगर भारत ने ये तकनीक हासिल कर ली तो वो लंबी दूरी की मिसाइलें बना सकता है। ये एक तरह से टेक्नोलॉजी पर दादागिरी थी। उस अपमान ने भारत को बुरी तरह चुप कर रख दिया। लेकिन जैसा कि स्रोतों में बार बार दिखता है, इसरो हर अपमान को अपनी प्रेरणा बना लेता है।
तो हमने अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाने की ठानी। जी हाँ, इसमें कई साल लगे, अरबों रुपए खर्च हुए। 2010 में हमारा पहला प्रयास असफल भी हुआ, लेकिन 2014 में भारत ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के साथ GSLV को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। और दुनिया को दिखा दिया कि जिसे आप हमें देने से रोक रहे थे वो हमने खुद बना लिया है। ऐसी ही एक कहानी कारगिल युद्ध के समय की भी है। जब भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों की सटीक लोकेशन जानने के लिए अमेरिका से GPS डेटा मांगा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। और उसी अपमान के बाद इसरो ने भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम नाविक बनाया। बिल्कुल, ताकि हमें फिर कभी किसी के आगे झुकना ना पड़े। ये पैटर्न साफ है, हर ना ने इसरो को और मजबूत बनाया है। अपनी टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल करने के बाद तो इसरो ने एक के बाद एक कमाल कर दिया। 2008 में चंद्रयान-1, जिसने पहली बार दुनिया को बताया कि चांद पर पानी के अणु मौजूद हैं। और फिर 2013 में मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन। भारत पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का पहला और एकमात्र देश बना। और मंगलयान की सबसे खास बात उसकी लागत थी, सिर्फ 450 करोड़ रुपए। ये तो हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी के बजट से भी कम था। हाँ, और ये कोई तुक्का नहीं है। इसरो की ये किफायती इंजीनियरिंग बहुत सोची समझी है। वो एक ही डिजाइन को बार बार सुधारते हैं, जिससे R&D का खर्च बचता है। और वो ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और उनकी टीम बहुत छोटी और फोकस्ड होती है। ये जुगाड़ नहीं, बल्कि सोची समझी फ्रूगल इंजीनियरिंग है। और हाल ही में 2023 में चंद्रयान-3, जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करके वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया था। सही कहा। और आज इसरो आदित्य L1 मिशन के जरिए सूरज का अध्ययन कर रहा है, अपना स्पेस स्टेशन बनाने की योजना है और गगनयान जैसे मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? क्या? वही नासा जिसने कभी इसरो पर प्रतिबंध लगाए थे, आज निसार जैसे अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट में इसरो के साथ मिलकर काम कर रहा है। कहानी पूरी घूम के वहीं आ गई। ये इसरो की काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये थी साइकिल से मंगल तक के सफर की कहानी। एक ऐसी संस्था की कहानी जिसने सीमित संसाधनों और अनगिनत चुनौतियों के बावजूद भारत को दुनिया के स्पेस सुपर पावर्स के बीच खड़ा कर दिया। इन स्रोतों से जो एक बात साफ होती है वो ये है कि इसरो की कहानी सिर्फ रॉकेट की नहीं, बल्कि मुश्किलों से लड़ने की जिद की है, अपमान को प्रेरणा बनाने की और असफलताओं से सीखकर बार बार खड़े होने की कहानी है। इसरो ने हमें सिर्फ गर्व के पल ही नहीं दिए, बल्कि ये भी सिखाया है कि अगर इच्छा शक्ति और जुनून हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हमारे अगले एपिसोड तक अलविदा। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की और भी गहरी और जानकारीपूर्ण चर्चाओं के लिए हमारे चैनल की टू कॉन्टेक्स्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।